इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड दो लफ्जों को जोड़ के बनाया गया। अब वो कौन कौन से हैं? पहला इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैटिक्स। मतलब के दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन मिलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनाता है। अब इलेक्ट्रो लफ्ज जो है वो क्या शो कर है कि ये लफ्ज जो है ये लाजमी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। अगर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है तो इसमें हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी वो कहाँ से आती है। तो ये चीजें सारी किससे? इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही इसमें हमने पढ़ना है। और दूसरा लफ्ज है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट, आराम कर रही है जो चीज, स्टेशनरी पड़ी है, मतलब कि वो चीज हिल नहीं रही, हरकत नहीं कर रही, स्टेशनरी पड़ी हुई है, स्टैटिक है। तो उस चीज की स्टडी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स और स्टैटिक रेस्ट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स को जब हम स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगी। ये तो होगी सिंपल डेफिनेशन, सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बता दिया। अब थोड़ी सी नॉर्मल रेंज में आते हैं कि थोड़ा सा इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फोर्स से मुतासिर होंगे, मतलब कि जब हमने इलेक्ट्रिक फोर्स दी उसकी वजह से जो जो चार्जेस हमारे रेस्ट में पड़े हुए हैं, चार्जेस हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। अब जो चार्जेस रेस्ट में पड़े हुए हैं उन पे उस इलेक्ट्रिक फोर्स का असर कौन सा होगा, क्या असर होगा, वो बात की बात है। अगर कोई असर हो रहा है तो उस चीज को, उस असर को हमने जिसमें पढ़ना है वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। सिंपल डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges at rest under the influence of electric force। कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स से उस पर कोई ना कोई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स से वो इन्फ्लुएंस होती है, मुतासिर होती है, तो चार्जेस जो रेस्ट में पड़े हुए हैं उनकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो ये था सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। चार्ज, नेक्स्ट टर्म है चार्ज क्या है। अब चार्जेस हमारे पास आते कहाँ से हैं? हम थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाते हैं। हर चीज जो यूनिवर्स में मौजूद है किससे मिलकर बनी है? ऑब्वियसली आवर आंसर इज मैटर। मैटर से मिलकर बनी है। और मैटर क्या है? फिंगर टिप्स पे इसकी डेफिनेशन हमें याद है कि मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कि वो चीज, कोई भी चीज, कोई भी चीज जिसका कोई ना कोई मैस है और जगह घेरती है वो मैटर है। हर चीज, इवन हमारी बुक, मोबाइल्स, कुछ भी, हम खुद मैटर से मिलकर बने हैं। तो मैटर, अब मैटर की बात करते हैं तो मैटर किससे मिलकर बनता है? नेक्स्ट, मैटर एटम्स से मिलकर बनता है। एटम्स क्या? पहले ये सोचा जाता था कि एटम जो है वो नाकाबिले तकसीम है, लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ कि एटम के अंदर एक डेंस स्मॉल न्यूक्लियस पड़ा हुआ है जिसके अराउंड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। अब प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ना किसी चीज से मिलकर बना है और ना ये आगे डिवाइड हो सकता है, तकसीम भी नहीं हो सकता, सब एटॉमिक पार्टिकल है। ओके, नाउ प्रोटॉन्स आगे, न्यूट्रॉन्स आगे, इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का नाम खुद शो कर है कि इस पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव चार्ज। चार्जेस कह रहे हैं तो चार्जेस ही हमने पढ़ने हैं। चार्जेस हमारे पास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के, उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब कि उनके अंदर ही ये प्रॉपर्टी है। दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे है वो नेगेटिव है, जो चार्ज प्रोटॉन पे है वो पॉजिटिव चार्ज है। और एज अ होल हम पढ़ते हैं कि एटम न्यूट्रल है। स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों होता है? कि जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं उतने ही ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड
रिवॉल्व करते हैं। वो बात की बात आती है कि हमारा एटम अनस्टेबल कैसे होता है, लेकिन हमने यहाँ पे सिंपल चार्जेस के बारे में पढ़ना था कि चार्जेस क्या है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है फंडामेंटल पार्टिकल्स की। दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। किसी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, चलें हम ग्रेविटेशनल लॉ हमने पढ़ लिया कि हर चीज जो यूनिवर्स में है, वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स वो एक दूसरे को एक फोर्स के साथ जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसे ही बात हुई थी। तो जब हमारे पास चार्जेस हैं, ये भी अगर दो चार्जेस की बात करें, तो इन दो चार्जेस के दरमियान में इनको होल्ड करने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो होगी। उस फोर्स को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। जो फोर्स पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस को आपस में जोड़े रखती है, होल्ड करती है, उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अब ये बात तो क्लियर है कि हमारी दो चीजें मिलेंगी, आपस में जुड़ेंगी तो कुछ बड़ा बनाएंगी, राइट। कि अगर हम एक चेयर ही बना रहे हैं तो उसमें भी एटम्स जो हैं वो जुड़ते जाएंगे, देन एक पूरी की पूरी चेयर बनेगी। तो एटम्स तो कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो इसी तरह से एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो भी एक दूसरे के होल्ड करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस के थ्रू। उन फोर्सेस को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस, मतलब ज्यादा तादाद में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ जाते हैं। आते कहाँ से हैं? वो एक इंसुलेटिंग सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। अब वैसे तो हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि इंसुलेटर्स में हमारे पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, राइट। इंसुलेटर हमारे पास है ही जी वो चीज जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती, मतलब कि वो ब्लॉक करती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर में से गुजरने नहीं देती। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा फिनोमिना कह सकते हैं या एक एक्सपेरिमेंट है ये, कि अगर एक इंसुलेटर को, इंसुलेटर में हमारे पास वुड, रबर, प्लास्टिक, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे इंसुलेटर्स हैं। तो अगर इंसुलेटर्स को हम रब करते हैं, रब करेंगे या फ्रिक्शन के थ्रू इनमें जो चार्जेस हैं वो ट्रांसफर होते हैं, मतलब इंसुलेटर में रबिंग के थ्रू चार्जेस ट्रांसफर होते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाती है। तो ये हमारे पास होते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जेस, के जो चार्जेस हम दो सरफेस पे फ्रिक्शन के थ्रू जनरेट करते हैं वो ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हैं उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कि अगर पहली एग्जांपल जो हम स्टार्टिंग से आई थिंक 4-5 में ये एग्जांपल एक्सपेरिमेंट आ जाता है कि अगर हम अपने बालों में कंघी करते हैं, कॉम्ब करते हैं, तो बाल में कॉम्ब करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बालों से, हेयर से कॉम्ब में ट्रांसफर हो जाते हैं रबिंग की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से। मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे कॉम्ब पे आ जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज हैं वो हेयर पे रह जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि जब हम ये करते हैं, फिर कोई पेपर हमने रख लिया, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। अब जब हम अपना जो हमारी कंघी है या हमारा जो कॉम्ब है हम उसको उन पेपर्स के पास लेके जाते हैं तो पेपर्स एज अ होल न्यूट्रल है। तो अब कॉम्ब पे कितनी, कौन सी चीज की एक्सेस है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है, मतलब कि ज्यादा तादाद में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब एक न्यूट्रल चीज के पास लेके जाएंगे उसमें से अब नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को रिपेल कर देगा, तो पॉजिटिव वाले जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कि वो पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल है इसकी बैलून। बैलून भी हमारे पास रबर से ही मिलकर बनता है,
तो ये भी एक इंसुलेटर है। तो अगर हम बैलून को किसी ब्लैंकेट के साथ या इवन अपने हेयर्स के साथ रब करते हैं तो इसमें भी सेम प्रोसेस होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चले जाते हैं बैलून में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होगी बैलून में। अब बैलून को किसी न्यूट्रल चीज के साथ अगर हम लेके जाएंगे उसके पास तो वो भी उसके साथ चिपक जाएगी, उसको अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। खींचने की फोर्स तो हमने पढ़ी है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी एक अट्रैक्शन फोर्स है। तो सिंपली इसमें यही होगा कि वो अपनी तरफ इसको खींचेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक 3 लॉज हैं। और वो लॉज क्या है, वो लॉज जो है वो नेक्स्ट हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि वही लॉज हमने जो है वो नेक्स्ट यूज करने हैं। इलेक्ट्रिसिटी और कूलम लॉ नेक्स्ट आना है, देन हमारे पास गाजेस लॉ, ये सारा कुछ आएगा जिसमें हमने फ्लक्स वगैरह फाइंड करना है, तो उन चीज़ों में ये जो है वो यूज होंगे। तो वो 3 लॉ हमारे पास कौन से है? पहली टर्म के हमेशा जो एक जैसी नेचर के लोग होंगे वो एक दूसरे को अपने से दूर फेंकेंगे, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि उनकी खुद की नेचर वो है, तो वो दूसरे बंदे से इम्प्रेस ही नहीं होंगे। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर एक बंदा फाइटर है, वो लड़ाई करता है या लड़ाई करती है, तो दूसरा भी उसके साथ वैसा ही मिल जाएगा, तो वो दोनों लड़ते रहेंगे। इसलिए वो ऐसे बंदे को इग्नोर करते हैं, अपने से दूर ही रखते हैं। तो यही हिसाब हमारे चार्जेस में है कि अगर एक जैसे चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, वो एक दूसरे को परे हटाएंगे कि चले जाओ यहाँ से। और अगर ऑपोजिट नेचर के दो लोग होंगे तो उस बंदे को दूसरे बंदे की नेचर इंटरेस्टिंग लगेगी, दूसरे को पहले बंदे की नेचर इंटरेस्टिंग लगेगी, तो वो इस तरह से दोनों एक दूसरे की नेचर से अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे और एक दूसरे से बात करेंगे। तो यही सेम सीन होगा कि अगर हमारे पास ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो वो उसकी बातें जानने की कोशिश करेगा, वो उसकी, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। सेकंड हमारे पास जो लॉ है वो ये है कि अट्रैक्शन या रिपल्शन। अब दो चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्शन या रिपल्शन तो हो रही है। अगर फर्ज करते हैं कि हमारे दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, तो ये नहीं होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे को उठा के बहुत दूर फेंक दे, कहीं ऊपर या नीचे फेंक दी। इसी तरह से सेम पहला चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज को कहीं ऊपर या नीचे फेंक दे। नो, जिस लाइन में वो है ना, जहां से उनका दोनों का सेंटर जो है वो एक दूसरे के साथ मैच किया है, जिसको हम उसका डिस्टेंस कहते हैं कि अगर दो हमारे जो चार्जेस हैं उनके दरमियान में ये डिस्टेंस है, तो जहां उनका सेंटर होगा वो उसी लाइन को ज्वाइन करते हुए उन्हें रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, ना कि ऊपर या नीचे करके उनको उठा के फेंक देंगे। ऐसा नहीं होगा। मीन्स लाइन बिटवीन द टू चार्जेस वो उसी लाइन के अलोंग जो है वो रिपल्शन या अट्रैक्शन का फिनोमेना शो करेंगे। और जो थर्ड है कि अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों चार्जेस के दरमियान में तो होगी, राइट? अब वो फोर्स कितनी होगी, अब वो फोर्स किस चीज पे डिपेंड करेगी कि वो फोर्स कितनी होगी? अब ये डिपेंड करती है कि हमारे चार्ज कितने। अगर ज्यादा बड़ा चार्ज होगा तो फोर्स भी उतनी ही होगी, अगर छोटा चार्ज होगा तो उसकी फोर्स उतनी ही कम होगी। मतलब कि अगर एक बंदा जो है वो हाईली रेप्यूटेड है, तो रिप्यूटेड है तो उसका जो दबदबा या उसकी बात ज्यादा मानेंगे लोग, तो जिसका कम है, जिसे कोई जानता नहीं है, तो उसको कोई फॉलो भी नहीं करेगा। तो ये सेम जो है इसमें भी होता है कि जिसका चार्ज ज्यादा है, जिसके चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा है, उतनी ही ज्यादा वो फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। द साइज ऑफ force is proportional to the value of each charge.